तो क्या इस हफ्ते गिर जाएगी मोदी सरकार? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हमारे जैसे यूट्यूबर्स का लोग मजाक उड़ाते हैं, आलोचना करते हैं, ये कहते हुए कि ये लोग तो हर रात मोदी सरकार गिराकर सोते हैं और न तो सरकार गिरती है, ना नीतीश नायडू सरकार का साथ छोड़ते हैं। दोस्तों, इस बार जो ये बात मैं बोल रही हूँ, एक्चुअली में ये ना तो मेरी हुई बोली हुई बात है और ना ही कोई अटकलबाजी है। दरअसल एक बयान आया है। दोस्तों, ये बयान मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी भी हो सकता है और ये बयान राजनीतिक बयान भी हो सकता है। लेकिन ये बयान ऐसे ही हवाबाजी में नहीं है। इस बयान के मायने क्या हैं और ये हफ्ता मोदी सरकार के लिए क्यों सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। दोस्तों, संसद का ये जो सत्र है बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले एक महीने से हम ये सुनते आ रहे हैं कि इस बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल, जो कि जेपीसी से पास हो चुका है, पेश किया जाएगा। हर हफ्ते ही जानकारी आती है कि सोमवार को आ जाएगा, मंगलवार को आ जाएगा, बुधवार को आ जाएगा, लेकिन पूरा महीना निकल गया। अब पूरा बजट सत्र ऑलमोस्ट काफी पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक सरकार ये बिल पेश नहीं कर पाई, क्योंकि माना यह जा रहा है कि सरकार अपनी सहयोगियों को साध रही है, सरकार अपने लोगों से बात कर रही है। लेकिन अब जानकारी निकल कर आई है कि इस हफ्ता वक्फ संशोधन बिल हो सकता है कि संसद में सरकार पेश कर दे। बकायदा इसकी तस्दीक अमित शाह ने टाइम्स नाउ के कार्यक्रम में कही है कि इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश करेगी सरकार। लेकिन इस बीच दोस्तों, ये दावा किया जा रहा है कि अगर यह बिल पेश हुआ तो मोदी सरकार गिर जाएगी। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यह बेहद हैरान करने वाला दावा किया है और कहा है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सभी ने मिलकर अल्टीमेटम दे दिया है। इन्होंने अल्टीमेटम इसीलिए दिया है क्योंकि इनकी जमीन खिसकने लगी है। आप सांसद ने कहा कि इन नेताओं को लगने लगा है कि हमारा जनाधार खिसक गया है, चाहे नायडू हो, नीतीश हो, चिराग हो या जयंत। अगर वक्फ बिल आया तो ये सारे लोग उनसे समर्थन वापस ले लेंगे। दोस्तों, ये जो बात कह रहे हैं संजय सिंह, अगर इसके आप मायने देखें तो हाल के दिनों में ये संकेत भी मिले हैं। दोस्तों, विपक्ष का कोई नेता इफ्तार पार्टी का आयोजन करे या उसमें शामिल भी हो जाए तो बीजेपी की पूरी फौज लग जाती है उसको मुस्लिमों का हितैषी घोषित करने में। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने ये तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उन्होंने न केवल इफ्तार पार्टी में वो शामिल हुए, बल्कि मुस्लिम टोपी लगाई और पूरी वेशभूषा उनकी हमारे मुस्लिम भाइयों जैसी थी, और उसके बाद ये फोटोज भी शेयर की। ये बताता है कि आंध्र प्रदेश की सियासत के अंदर मुस्लिमों की जरूरत जो उनको है उसके मायने वो समझते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार, आज ईद है और नीतीश कुमार ने बकायदा आज ईद के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने भी मुस्लिम टोपी लगाई और ऐसा एनडीए के बहुत कम मुख्यमंत्री करते हैं कि ईद के कार्यक्रम में ईद के दिन शामिल हो। इससे पहले इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया था नीतीश कुमार ने, लेकिन उनकी इस इफ्तार पार्टी का करीब 8 मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया था, ये कहते हुए कि आप वक्फ संशोधन बिल सरकार ला रही है, आप इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम आपकी पार्टी में क्यों आए। इसके अलावा दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने भी अपनी इस इफ्तार पार्टी के कार्यक्रम में बकायदा बार बार मुस्लिम संगठनों को, मुसलमानों को ये आश्वासन दिया कि ये उनकी ही पार्टियां है, ये उनकी ही पार्टी है आंध्र प्रदेश के अंदर जो मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को लगातार संरक्षित कर रही है। मुसलमानों को ये दे रहे हैं हम, मुसलमानों को वो दे रहे हैं। पूरा भाषण चंद्रबाबू नायडू का इसी पर था कि कितनी बड़ी मुसलमान हितैषी उनकी पार्टी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बैठकें हैं टीडीपी के साथ भी हुई हैं और जो प्रोटेस्ट है वो आंध्र प्रदेश में भी हुआ है इस बिल को लेकर। अब आ जाइए दोस्तों जयंत चौधरी के पास। दोस्तों, जयंत चौधरी ने अभी कुछ दिन पहले जब उत्तर प्रदेश में खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई अलविदा जुमे के मौके पर, तो जयंत चौधरी ने यह ट्वीट किया और एक उपन्यास का जिक्र किया 1984, जिसमें एक फिक्शन है, जिसमें कल्पना की गई है एक ऐसे तानाशाह की जो बेसिकली एक ऐसे समाज की जिसमें एक तानाशाह अपने हिसाब से समाज चलाता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन की तुलना उन्होंने एक तानाशाह से की। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान को लेकर भी मैंने आपको कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी। चिराग पासवान ने भी साफ तौर पर कह दिया है, बकायदा एक टीवी इंटरव्यू में सुशांत सिन्हा के साथ, कि ये हिंदू मुसलमान जो पॉलिटिक्स है ये बिल्कुल फालतू की चीज है। उनसे भी खुले में नमाज को लेकर पाबंदियों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा बिल्कुल फालतू की चीजें हैं और जो धर्म है वो आस्था का विषय है, निजी आस्था का विषय है। मैं तिलक लगाता हूँ, तिलक लगाकर इफ्तार पार्टी में जाता हूँ। दोस्तों, ये जो जितने भी नेता हैं, चाहे वो जयंत चौधरी हो, जयंत चौधरी की पार्टी को जाट और मुसलमानों का वोट मिलता रहा है, इस बार भी मिला है। इसी वजह से उनकी 2 सीटें आई और इसी वजह से वो एनडीए में उसके बाद शामिल हो गए। और जयंत चौधरी भी जानते हैं कि केवल जाटों के वोट से उनके सांसद नहीं जीत सकते। जयंत चौधरी को पता है कि अगर मुसलमानों ने वोट नहीं दिया
तो उनके सांसद लोकसभा नहीं पहुंच सकते। चिराग पासवान की अगर बात करूं दोस्तों, चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान सेक्युलर पॉलिटिक्स करते रहे हैं, तो चिराग पासवान को भी ये पॉलिटिक्स सूट करती है। नीतीश कुमार तो स्वयं ईद में शामिल हो रहे हैं। खैर, नीतीश कुमार को तो एक वक्त में मिलते रहे हैं मुसलमानों के वोट, हालांकि अब मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो थोड़ा कहना जल्दबाजी है, क्योंकि 17% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है बिहार में, इस साल चुनाव होने। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से बीजेपी के साथ दिख रहे हैं, मुश्किल है कि उनको मुसलमान वोट मिले। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार अपनी सेक्युलर छवि को लेकर हमेशा बहुत चिंतित रहे हैं, बहुत सिंसियर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने बीजेपी से साथ छोड़ दिया था, खुद इस्तीफा दे दिया था, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। खैर, बात की बात इतिहास में रही है। तो ये जिन नेताओं का जिक्र संजय सिंह कर रहे हैं, अगर इन सब को आप इस वक्त लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से देखें दोस्तों, तो एनडीए का जो टोटल आंकड़ा है वो 293 बनता है। तो इस टोटल आंकड़े में जो टीडीपी की सीटें हैं वो 16 सीटें हैं, जेडीयू की सीटें हैं 12, इसके अलावा जो चिराग पासवान की पार्टी की सीटें हैं वो है 5 सीटें और 2 सीटें हैं आरएलडी की। तो ये वो पार्टियां जो सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर राजनीति करती रही हैं, इनकी अगर आप भागीदारी माइनस कर देते हैं इस बिल को लेकर, तो 293 से सीधा घटकर ये हो जाता है 258। अब दोस्तों, बहुमत का आंकड़ा 258 नहीं है। अगर ये बिल संसद में पेश होता है और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी और चिराग पासवान, इनका नाम मैं इसलिए रही हूं क्योंकि इन्हीं का नाम लिया है और इन्हीं का नाम लेकर दावा किया है संजय सिंह ने कि सरकार मोदी जी की गिर जाएगी। अगर ऐसा होता है और ये लोग वोटिंग में शामिल नहीं होते हैं तो ये बिल पास नहीं हो पाएगा। लेकिन ये कहना कि ये सरकार गिर जाएगी, ये थोड़ा जल्दबाजी है। सरकार नहीं गिरेगी, ये लोग कोई समर्थन वापस नहीं लेने वाले, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो लगातार बात बोल रहा है वो ये कह रहा है कि हम नहीं कह रहे हैं कि आप एनडीए से अलग हो जाए। मुस्लिम संगठन जो लगातार इन नेताओं से बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू से नहीं कह रहे हैं कि आप इस सरकार से अलग हो जाइए। हमारा बस ये कहना है कि ये जो बिल लेकर आ रही है सरकार, आप इसको किसी भी हाल में सपोर्ट मत कीजिए, ये बिल पास नहीं होना चाहिए। अगर आप इनका साथ छोड़ देंगे इस बिल में तो फिर ये बिल पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए विपक्ष तो एकजुट है। इनफैक्ट बीजू जनता दल जैसी पार्टियां, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी, जो 10 साल में एक तरह से एनडीए का हिस्सा ना होकर भी बड़े बड़े बिलों में सरकार के साथ ही रही, या तो सरकार के पक्ष में वोट किया या फिर एब्सटेन कर गए इनके सांसद, वो तक इस बिल के विरोध में है। तो आप कह सकते हैं कि वो पार्टियां जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है वो भी खुलेआम इस बिल का विरोध कर रही है। तो इंडिया गठबंधन या विपक्ष का तो किसी भी हाल में समर्थन नहीं मिलने वाला सरकार को, एक मुश्त विरोध है इस पूरे इंडिया गठबंधन का। लेकिन अपने सहयोगियों ने भी साथ छोड़ दिया तो ये सरकार बिल किसी भी हाल में पास नहीं कर पाएगी, इसमें तो कोई शक व शुबा है ही नहीं। तो अब बड़ा सवाल आपके मन में आएगा कि कुमकुम, जब सरकार ये बात जानती है, सरकार ने कैलकुलेशन नहीं की होगी क्या, तो फिर ये बिल सरकार क्यों लेकर आ रही है? इसका जवाब बहुत सिंपल है दोस्तों, बीजेपी की आंतरिक पॉलिटिक्स। बीजेपी के अंदर एक अलग तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। मोदी के बाद कौन, मोदी के उत्तराधिकारी वाली पॉलिटिक्स, और इसमें 2 ही नाम सबसे प्रबल हैं। हालांकि कहने वाले कहते हैं देवेंद्र फडणवीस का नाम भी है और हेमंत बिस्वा शर्मा भी अपने आप को बहुत अग्रणी हिंदुत्व का नेता साबित कर रहे हैं, लेकिन 2 ही नाम इसमें सबसे ज्यादा आगे हैं। अमित शाह, जिनको नरेंद्र मोदी का समर्थन हासिल है, योगी आदित्यनाथ, जिनकी कुर्सी अब तक आरएसएस की वजह से बची हुई है। तो ये दोनों नेताओं के बीच आप कह सकते हैं हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को लेकर जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है। योगी आदित्यनाथ, आप कह सकते हैं पिछले 2 महीने से जिस तरह की उनकी बयानबाजी है, एकदम हार्ड लाइन हिंदुत्व। अब खुले में नमाज पर रोक लगा दी, मतलब लोगों के लाइसेंस और पासपोर्ट तक रद्द करने की बात कर दी उनकी पुलिस ने। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? तो आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त इतने बड़े चलता फिरता हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के चेहरे बने हुए हैं, जो मोदी भी नहीं है। अगर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का नाम आएगा तो वो मोदी से भी आगे निकल चुके हैं। तो अब अमित शाह इस बिल के जरिए अपने आप को उस पॉलिटिक्स से एक तरह से आगे जाते हैं। ये बिल हर हाल में पेश किया जाए, पास हो जाए, ये कोशिश अमित शाह की है, क्योंकि इस बिल के जरिए वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में अपने आप को एक तरह से साबित करेंगे कि देखिए हम एक ऐसा बिल लेकर आए जिसमें हमने मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को लेकर जो उनकी चिंताएं थी उनको दरकिनार किया और हमने ये बिल पास करवा कर माने। अब इसमें 2 चीजें हो सकती है दोस्तों, एक, या तो बिल पेश हो जाए और पास ना हो पाए, इसमें फिर भी बीजेपी के पास ये कहने को होगा देखिए हम तो पास करवाना चाहते थे लेकिन सहयोगियों ने साथ नहीं दिया। दूसरा, अमित शाह कैसे भी करके बिल पास करवा ले। दोनों ही बातों में अमित शाह चाहेंगे कि
उनको क्रेडिट मिले, क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों संसद में अगर ये बिल पेश हुआ तो उसमें भी अमित शाह मुखरता से बात रखेंगे। तो यानी आप कह सकते हैं कि बीजेपी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो बीजेपी को मजबूर कर रही है कि इतनी मजबूती से इस बिल को न केवल बार बार पुश कर रही है बीजेपी, नहीं तो जेपीसी में अगर कोई बिल चला जाता है दोस्तों तो उसको बनाया था ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन जेपीसी में बिल गया, फटाफट जेपीसी से भी उसको पास करवा लिया गया और उसके बाद तुरंत इसी सत्र में उसको पेश भी किया जाएगा। ये बताता है कि बीजेपी हर हाल चाहती है, अमित शाह हर हाल चाहते हैं कि बिल पास हो जाए, लेकिन बिल पास होगा या नहीं होगा ये इन सहयोगियों पर डिपेंड करता है। लेकिन ये कहना कि ये सरकार गिर जाएगी ये थोड़ा ज्यादा है, ये एक राजनीतिक बयान है जो संजय सिंह ने दिया है, लेकिन इस सरकार की किरकिरी बहुत हो जाएगी अगर ये बिल पास नहीं करवा पाए, क्योंकि मोदी जी की तीसरी बार पीएम बनने के बाद लगातार सरकार को यू टर्न लेने पड़ रहे हैं, तो उन्हीं में से एक होगा और ये लॉन्ग टर्म इंडिया गठबंधन को बहुत फायदा दे जाएगा। लॉन्ग टर्म इंडिया गठबंधन को एक एज मिलेगा कि देखिए इकलौता इंडिया गठबंधन था जो मुसलमानों के हितों के लिए खड़ा रहा, सेक्युलर पॉलिटिक्स के लिए खड़ा रहा, और वो जो इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं जो अपने अपने राज्य में सेक्युलर पॉलिटिक्स करती हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव हो उत्तर प्रदेश में, उनको इसका फायदा मिलेगा। लॉन्ग टर्म एनडीए के ये जो सहयोगी हैं अगर इस बिल में सरकार का साथ देते हैं इनको हर हाल में नुकसान होगा। चंद्रबाबू नायडू आज भले इस सरकार का समर्थन करते रहे, लेकिन नायडू के पास भी विकल्प यही बचेगा कि 5 साल के आखिरी 1 साल में वो इस सरकार का साथ छोड़ दे, क्योंकि ये हमेशा राजनीतिक दाग उन पर लगा रहेगा कि जब ये बिल पास हो रहा था तो नायडू इस सरकार के साथ थे। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये बिल बन गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहे तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।